दोस्तों, आज की मॉडर्न दुनिया की सबसे इंपैक्टफुल और इन्फ्लुएंशियल किताबों में से एक है युवाल नोआ हरारी की सेपियंस। इस किताब में उसने इंसानियत की तारीख के बारे में बताया। इट्स अ फैसिनेटिंग रीड। इस किताब में वैसे तो बहुत ही जबरदस्त आइडियाज हैं, लेकिन एक आइडिया जो बहुत पॉपुलर हुआ वो ये कि इंसानियत को आगे बढ़ने के लिए कुछ मिथ्स, कुछ कहानियां, कुछ नैरेटिव्स चाहिए होते हैं ताकि वो आपस में मिलके कोऑपरेट करके काम कर सके। इसी कोऑपरेशन की वजह से ह्यूमैनिटी आज भी कायम है। लेकिन आज से 700 साल पहले एक रिमार्केबल मुस्लिम स्कॉलर और फिलोसोफर था जिसने यही बात अपनी एक पाथ ब्रेकिंग किताब में कर दी थी। इस बुक का नाम है अल मुकद्दमा और मैं बात कर रहा हूं इब्ने खल्दून की। दोस्तों, जरा तसव्वुर कीजिए कि आप आज से 700 साल पहले की दुनिया में मौजूद हैं। ना मॉडर्न तालीमी इदारे हैं, ना सोसाइटी उस तरीके से डेवलप्ड है, ना इकोनॉमिक्स है और ना सियासी उलूम का कोई बाकायदा निजाम है। लेकिन इसी दुनिया में एक जबरदस्त फिलोसोफर बैठा हुआ है जो कुछ बहुत ही गहरे सवाल पूछ रहा है। इंसान आखिर मिलकर मुआशरा क्यों बनाते हैं? दूसरा सवाल, कुछ कौमें उरूज पर कैसे पहुंचती हैं? तीसरा सवाल, सल्तनतें मजबूत कैसे होती हैं? चौथा सवाल, दौलत कैसे पैदा होती है? और आखिरी और क्रिटिकल सवाल ये कि हुकूमतें बिल आखिर इतनी ताकतवर हो के इवेंचुअली डिक्लाइन क्यों कर जाती हैं, खत्म क्यों हो जाती हैं? इन सारे सवालों का जवाब इब्ने खल्दून ने अपनी किताब अल मुकद्दमा में दिया। आज की वीडियो में हम इब्ने खल्दून के फलसफे को ही डिस्कवर करेंगे। सबसे पहले इस सवाल का जवाब देना होगा कि इब्ने खल्दून के नजदीक इंसान आखिर क्या है। उनके नजदीक इंसान तन्हा अपनी तमाम जरूरियात पूरी नहीं कर सकता। आपको खाना चाहिए, कपड़े चाहिए, रहने की जगह चाहिए, हिफाजत चाहिए, और इन तमाम जरूरियात को पूरा करने के लिए दूसरे इंसानों की जरूरत होती है। एक शख्स खेती करता है, दूसरा लोहार होता है, तीसरा ताजिर है, चौथा मकान बनाता है और पांचवा हिफाजत करता है। और जब ये सब लोग अपनी सलाहियतों, अपनी कैपेबिलिटीज का इस्तेमाल करते हुए ये काम करते हैं तो एक निजाम पैदा होता है दोस्तों, जिसे कहा जाता है मुआशरा। यानी इब्ने खल्दून के नजदीक मुआशरा सिर्फ लोगों की कलेक्शन नहीं है, लोगों का मजमुआ नहीं है, बल्कि मुआशरा एक ऐसा निजाम है जिसमें लोग आपस में साथ मिलकर चलते हो, एक सिस्टम के तहत। एक ऐसा सिस्टम जो मशीन की गरारियों की तरह चलता है। जब तक ये गरारियां हार्मनी में चलती हैं, सिस्टम और मशीनरी चलती रहती है। इब्ने खल्दून के नजदीक मुआशरा भी इसी निजाम पर चलता है। और किसी भी सोसाइटी की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? वो होती है आपस में मिलकर साथ काम करना। एक आदमी अकेला एक शहर नहीं बना सकता, लेकिन हजारों लोग मिलकर शहर बना सकते हैं। एक आदमी अकेला सल्तनत नहीं बना सकता, लेकिन लोगों का एक मुत्तहिद यूनाइटेड ग्रोह एक अजीम सियासी कुव्वत बन सकता है। और यहीं पे दोस्तों मैं इंट्रोड्यूस करूंगा इब्ने खल्दून के फलसफे का सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया, जिसे वो कहते थे असाबिया। अगर इब्ने खल्दून की पूरी फिलॉसफी को सिर्फ एक लफ्ज में याद रखना हो तो वो लफ्ज होगा असाबिया। इसका मतलब सिर्फ रिश्तेदारी नहीं, सिर्फ कबीलाई ताल्लुक नहीं, और सिर्फ एक दूसरे से मोहब्बत भी नहीं। असाबिया का मतलब है लोगों के दरमियान वो मजबूत बंधन जो उन्हें एक दूसरे के लिए खड़ा होने पर, कुर्बानी देने पर और मिलकर मकसद हासिल करने की कुव्वत देता है। इस कॉन्सेप्ट को एक मिसाल से समझते हैं। एक छोटा सा कबीला है, उनके पास दौलत बहुत कम है, जिंदगी मुश्किल है, हर शख्स को दूसरे पर भरोसा करना पड़ता है। अगर कबीले के किसी एक शख्स पर हमला होता है तो कबीले के सारे लोग उसके साथ खड़े होते हैं। कभी आपने सोचा इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि इस कबीले में मैं की बजाय सबसे पहले हम की वैल्यू है, और यही असाबिया है। इब्ने खल्दून का कहना है कि जिस ग्रोह, जिस सोसाइटी, जिस सिविलाइजेशन में यह असाबिया मजबूत होता है, ऐसे ही लोगों में सियासी कुव्वत हासिल करने की सलाहियत पैदा होती है। अब यहाँ इब्ने खल्दून की सोच बड़ी दिलचस्प हो जाती है। वो कहते हैं कि एक ऐसा ग्रोह जिसके अंदर असाबिया मजबूत है, वो किसी कमजोर हुकूमत को शिकस्त दे सकता है, वो इलाका हासिल कर सकता है, वो सल्तनत कायम कर सकता है, और फिर उसी ग्रोह के लोग हुक्मरान बन जाते हैं। और यहीं से एक नया मरहला शुरू होता है। अब उस ग्रोह जिसके पास रिसोर्सेज की कमी थी, अब उसके पास सब कुछ है। दौलत है, इख्तियार है, महल है, नौकर है और फौज है। जो लोग कल तक एक शदीद मुश्किल जिंदगी गुजार रहे थे, आज उनके पास दुनिया की हर आसाइश मौजूद है। इब्ने खल्दून कहते हैं कि यहीं से एक अजीबो गरीब अमल शुरू होता है। कामयाबी ही अपने अंदर जवाल के बीज रखती है। पहली नस्ल ने मुश्किल देखी थी, उन्होंने जंगें लड़ी थी, उन्होंने भूख देखी थी, उन्होंने अपनी सल्तनत अपनी मेहनत से बनाई थी, इसीलिए उनके अंदर अज़म भी था और यूनिटी भी थी। लेकिन जब दूसरी नस्ल पैदा होती है, उसको वो स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती। उसके पास ऑलरेडी सब कुछ मौजूद है। ना जंगें लड़ी, ना भूख देखी, ना अफलास और ना तंगी। इस दूसरी नस्ल को अपनी जान दांव पर लगाकर कुछ भी हासिल नहीं करना पड़ा। और इसके बाद आती है तीसरी नस्ल। इस तीसरी नस्ल के लिए आराम और आसाइश मामूल बन चुका है। उन्हें मालूम ही नहीं कि उनके फोरफादर्स ने, उनके एंसेस्टर्स ने कितनी स्ट्रगल करके उन्हें यहां तक पहुंचाया, और यहीं से असाबिया वीक होना शुरू होता है।
इब्ने खल्दून की फिलॉसफी में ये इक्वेशन कुछ यूं बनती है। पहले होती है शदीद मुश्किल, तंगी और स्ट्रगल। ये स्ट्रगल और तंगी इंसानों के अंदर यकजहती यानी यूनिटी पैदा करती है। ये यूनिटी एक ताकत बनती है, लोगों के अंदर विल पैदा करती है लड़ने की। इस ताकत की वजह से लोग पावर हासिल करते हैं और दौलत हासिल करते हैं। ये दौलत बिल आखिर लोगों को आराम देती है और ये आराम बिल आखिर लोगों को कमजोर कर देता है और इंसानी तारीख इसी सर्कल में चलती रहती है। लिहाजा अगर किसी भी सोसाइटी को, किसी भी सिविलाइजेशन को, किसी भी कौम को इंटैक्ट रहना है और ग्रो करते रहना है और अपने आप को बड़ा करना है, तो उसके अंदर असाबिया मजबूत से मजबूत तर होना चाहिए। अब बात करते हैं कि इब्ने खल्दून हिस्ट्री यानी तारीख को कैसे देखते हैं। आम तौर पर हम तारीख को बादशाहों और जंगों की कहानी समझते हैं, लेकिन इब्ने खल्दून कहते हैं नहीं, हमें चीजों को मजीद गहराई में देखना होगा। ये सिर्फ इतनी बात नहीं है कि आपने तारीख में ये देख लिया कि कौन सा बादशाह था और उसने कौन सी जंग लड़ी, कौन सी जंग जीता और कौन सी हारा। आपने ये देखना होता है कि उस मुआशरे के अंदर कितनी यूनिटी, कितनी यकजहती मौजूद थी, उसकी मईशत यानी इकोनॉमी किस बुनियाद पर खड़ी थी, उसकी हुकूमत किस तरह काम कर रही थी, लोगों और हुक्मरानों के दरमियान क्या ताल्लुक था और दौलत कैसे पैदा हो रही थी। अगर आप इन तमाम चीजों का एनालिसिस करेंगे तो आपको सही मानों में अंदाजा होगा कि कोई भी सल्तनत ऊपर क्यों जाती है और डिक्लाइन क्यों होती है। इसका मतलब यह है कि इब्ने खल्दून के नजदीक तारीख वाकयात की फहरिस्त नहीं, तारीख इंसानी रवैये और मुआशरे के असबाब को समझने का जरिया है। इब्ने खल्दून की शख्सियत का एक और अहम पहलू है उनके तारीख यानी हिस्ट्री को लिखने का तरीका। उन्होंने हिस्टोरियंस को वार्न किया कि हर रिवायत को सिर्फ इसलिए सच मत मान लो कि वो किसी पुरानी किताब में लिखी हुई है। अगर कोई हिस्टोरियन लिखता है कि किसी बादशाह के पास लाखों सिपाही थे, तो सवाल करो उस जमाने की आबादी कितनी थी, इतने लोगों को खाना कहां से मिलता था, उनकी तनख्वाहें कैसे दी जाती थी, उन्हें इतनी दूर तक ले जाना कैसे मुमकिन था, क्या उस वक्त के वसाइल इस बात की इजाजत देते थे। यानी यहाँ पर इब्ने खल्दून समझाना ये चाह रहे हैं, उनका माइंडसेट ये है कि तारीख का भी रैशनल एनालिसिस किया जाना चाहिए, उसे भी क्रिटिकली देखना चाहिए। जो कुछ लिखा गया उसको एज इट इज नहीं मान लिया करो, उसके ऊपर सवाल उठाया करो कि क्या जो भी लिखा गया है वो वाकई में सच हो सकता है या नहीं। इब्ने खल्दून की सोच, फिक्र और फिलॉसफी का एक और अहम पहलू था मईशत यानी कि इकोनॉमी। उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल उठाया कि किसी भी मुआशरे में दौलत पैदा कैसे होती है। उनके नजदीक दौलत सिर्फ सोने और चांदी का नाम नहीं, दौलत इंसानी मेहनत और पैदावार से पैदा होती है। लोग अपनी सलाहियत इस्तेमाल करते हैं, खेती करते हैं, तिजारत करते हैं, चीजें बनाते हैं, खिदमात फराहम करते हैं, और जब लोग मिलकर मुख्तलिफ काम करते हैं तो पैदावार में इजाफा होता है। यानी मुआशरे की दौलत की बुनियादी सोर्स दरअसल इंसान की मेहनत है। इसी मईशत में लोग मुख्तलिफ कामों के माहिर हो जाते हैं। हर शख्स एक काम नहीं करता, कोई ताजिर होता है, कोई खेती करता है, कोई लकड़ी का काम करता है, कोई मकान बनाता है और कोई तालीम देता है। और जब लोग अपनी सलाहियत, अपनी कॉम्पिटेंसी, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से काम करते हैं तो मुआशरे की कलेक्टिव पैदावार बढ़ जाती है और यही पैदावार किसी भी सोसाइटी को आगे लेकर जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी कौम ने आगे जाना है तो वो आगे जाएगी मेहनत पे और काम की तकसीम पे। अब दोस्तों हमारी डिस्कशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। उसकी वजह यह है कि अब मैं बात करूंगा कि इब्ने खल्दून टैक्स के बारे में क्या कहते थे। इट्स अ वेरी यूनिक आइडिया। बेसिकली उनकी ऑब्जर्वेशन ये थी कि अगर हुकूमत लोगों और तिजारत पर हद से ज्यादा बोझ डाल दे तो लोगों के अंदर काम और तिजारत करने का जज्बा कम हो सकता है। अगर ताजिर को लगे कि उसकी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा उससे ले लिया जाएगा तो वो अपना कारोबार बढ़ाने से हिचकिचाएगा। अगर पैदावार कम होगी तो बाजार कमजोर होगा और जब मईशत कमजोर होगी तो हुकूमत की आमदनी भी मुतासिर होगी। वो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझाना चाह रहे हैं कि हुकूमत की आमदनी का दारोमदार सिर्फ इस बात पर नहीं कि वो कितना टैक्स लेती है, बल्कि इस बात पर भी है कि मुआशरा कितनी दौलत पैदा कर रहा है। जितना आप लोगों के ऊपर टैक्स लगाएंगे उतनी ही दौलत कम पैदा होगी। ताकत और हुकूमत के बारे में भी इब्ने खल्दून का नजरिया बहुत जबरदस्त है। उनके नजदीक हुकूमत की बुनियाद ताकत है, लेकिन ताकत सिर्फ तलवार की ताकत नहीं, हुकूमत को लोगों के दरमियान निजाम कायम करना होता है। जब कोई मुआशरा बहुत बड़ा हो जाता है तो सिर्फ यूनिटी से काम नहीं चलता, कानून चाहिए, इदारे चाहिए, निजाम चाहिए, फौज चाहिए और एक मरकजी अथॉरिटी चाहिए। यहीं से सल्तनत और शहरी तहजीब का जन्म होता है। लेकिन यहाँ पर इब्ने खल्दून एक खतरा भी देखते हैं। वो ये देखते हैं कि जब कोई हुक्मरान बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है, उसके पास बहुत ज्यादा अथॉरिटी होती है, तो वो अपने असल साथियों से दूर हो जाता है। उसके आसपास खुशामदी लोग जमा हो जाते हैं जो उसको रियलिटी से दूर कर देते हैं। उसके सामने एक ऐसा इल्यूजनरी वर्ल्ड क्रिएट करते हैं जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। और बिल आखिर हुक्मरान के इसी एटीट्यूड की वजह से असाबिया वीक होने लगता है और यही असाबिया बिल आखिर सल्तनत के जवाल की रीजन बनता है।
यहाँ पर आपने इस बात को कंफ्यूज नहीं करना कि इब्ने खल्दून प्रोग्रेस, तरक्की या लग्जरी के अगेंस्ट थे, बल्कि वो समझते थे कि जब मुआशरा अमीर होता है तो इमारतें बेहतर होती हैं, इल्म फैलता है, फनून तरक्की करते हैं, बाजार बढ़ते हैं और लोगों की जिंदगी बेहतर होती है। यानी कि इन इट सेल्फ आराम और आसाइश बुरी चीज नहीं है। मसला तब पैदा होता है जब आराम मुआशरे की कुव्वत से ज्यादा बढ़ जाए, जब लोग पैदावार से ज्यादा खर्च करने लगे, जब हुक्मरान अवाम से ज्यादा वसाइल इस्तेमाल करें, जब अगली नस्ल को सिर्फ दौलत मिले और उस दौलत को पैदा करने वाली मेहनत का इल्म ना मिले। यही वो लम्हा होता है जब कौमों के दरमियान कुव्वत कमजोर होती है एंड दे इवेंचुअली सफर अ डिक्लाइन। मेरे ख्याल में इब्ने खल्दून का सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया यह है कि कोई भी मुआशरा हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जो चीज आज उसकी कुव्वत है कल वो उसकी कमजोरी बन सकती है। अगर आज हम इब्ने खल्दून की नजर से अपने मुआशरे को देखें तो हमें सिर्फ ये नहीं पूछना चाहिए कि हमारे हुक्मरान कौन है, बल्कि पूछना चाहिए कि हमारे इदारे कितने मजबूत हैं, हमारे लोगों के दरमियान कितनी यूनिटी है, हमारी मईशत कितनी पैदावार कर रही है, हमारे जवान किस किस्म की जिंदगी देख रहे हैं, हमारी तालीम किस किस्म का इंसान पैदा कर रही है, हमारे सियासी और मुआशी निजाम लोगों को मेहनत और पैदावार के लिए कितना उभारते हैं, और सबसे अहम सवाल ये कि क्या हमारी तरक्की की बुनियाद मजबूत है या फिर कमजोर। अल मुकद्दमा को लिखे गए ऑलमोस्ट 700 साल हो गए हैं। दुनिया कंप्लीटली बदल चुकी है। साइंस, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने हर चीज बदल के रख दी है, लेकिन इस किताब में मौजूद जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आज भी उतने ही वैलिड हैं जितने आज से 700 साल पहले थे। जो कौमें ये बातें समझ जाती हैं वो दोस्तों आगे निकल जाती हैं, और जिन कौमों में असाबिया, यकजहती, यूनिटी और बेसिक फाउंडेशन वीक होती है, दे आर लेफ्ट ट्विस्टिंग इन द विंड। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू बुक बडी। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।